Hi everyone, welcome back to this channel. Let's crack it judiciary with an academy. Now, आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था अमृतपाल सिंह के बारे में। अब हमको ये भी न्यूज में पता चल गया है कि उनके अगेंस्ट में एनएसए एक्ट यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर दिया गया है, उनके ऊपर लगा दिया गया है। तो अब ये जानना जरूरी है हमारे लिए करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली है क्या चीज। तो चलिए अब इसी की बात करते हैं। और ये एनएसए एक्ट जो है ना ये अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट में और उनके एडीज के अगेंस्ट में यानी उनके साथियों के अगेंस्ट में जो है वो लगा दिया गया है। काफी सारे लोग अरेस्ट हो गए हैं बट स्टिल अभी भी अमृतपाल सिंह जो है ही इज एब्सकॉन्डिंग। तो इसीलिए हमको ये चीज जानना जरूरी है। देखिए हमको ना ये न्यूज में यही पता चला कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो इन्वोक किया गया है अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट में, ऐसा पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को बताया है। और इसी के रिगार्डिंग जो है अब ये जो एनएसए एक्ट लगा है ये सिर्फ अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट में नहीं लगे, बाकी उनके साथ में काम करने वाले जो भी उनके क्राइम पार्टनर इन क्राइम जो लोग हैं उनके ऊपर भी लागू किया गया है। तो काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है बट स्टिल अमृतपाल सिंह इज एब्सकॉन्डिंग द जस्टिस और उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो यहीं से अब आगे बढ़ते हैं कि मामला क्या है। देखिए पुलिस का ये बोलना है, पुलिस ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने ये बताया कि भैया अमृतपाल सिंह इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग, वो स्टिल भागा हुआ है, उसे पुलिस नहीं पकड़ पाई अभी तक। और इसके अलावा हम जो है वो इसको एप्रीहेंड जो है वो करने के लिए यानी उसको डिटेन करने के लिए जो है वो यहाँ पर रेड्स वगैरह की जा रही है कंडक्ट पुलिस के द्वारा, लेकिन स्टिल पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई है। किसको? अमृतपाल सिंह को। साथ ही साथ जो पंजाब पुलिस है उन्होंने ये बताया कि भाई जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 इसको अमृतपाल सिंह और उसके एडीज के अगेंस्ट में लागू कर दिया गया है, इशू कर दिया गया है। इशू किसने किया है? तो इशू इसे किया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने। कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में? सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के अंडर में जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया गया है एनएसए का इन पर्टिकुलर लोगों के अगेंस्ट में। ये किसने बताया? ये बताया है कुलदीप चहल ने, जो कि है कमिश्नर ऑफ जलंधर। अब 4 लोगों को जिनको पकड़ लिया गया है, जो 4 एडीज हैं जिनको पकड़ लिया गया है, उनके नाम है गुरमीत सिंह, बुक्कानवाला, बसंत सिंह, भगवंत सिंह और प्रधानमंत्री बाजी के एंड दिलजीत सिंह कालसी। अब देखिए प्रधानमंत्री बाजी के ये उनका नाम है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे यहां पर बढ़ते हैं समझने के लिए कि ये सेक्शन 3 क्या चीज है। भाई सेक्शन 3 के अगेंस्ट में कैसे ऑर्डर पास हो गया? तो देखिए सेक्शन 3 जो है ना बेसिकली ये डिटेनिंग ऑर्डर इशू करने का पावर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को और द स्टेट गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही। अगर ऐसा कोई आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति उनको दिख रहा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन सकता है, बेसिकली देश की सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, ऐसे आदमी को अरेस्ट करने का या डिटेन करने का ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पास कर सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो पास करती है वो बेसिकली जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू ही ऑर्डर्स को पास करती है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स को पास करती है। तो देखिए ये जो डिटेन करने का, प्रिवेंटिवली डिटेन करने का जो ऑर्डर है वो हमको सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 के अंदर में मिलता है एनएसए एक्ट में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं समझने के लिए। देखिए हुआ क्या कि जब पुलिस ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह बताया कि भैया वो अभी तक अमृतपाल सिंह को हम पकड़ नहीं पाए हैं, वो फरार है, तो वहां पे ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ना बहुत जोरदार फटकार लगाते हुए पुलिस को, सॉरी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को ये बोला कि यार 80,000 पुलिस वाले आपके पास हैं। पंजाब पुलिस में 80,000 बढ़िया कॉम्पिटेंट पुलिस वाले हैं और 80,000 लोग मिल करके एक अमृतपाल सिंह को पकड़ नहीं पा रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो यार? ये तो मतलब कहीं से भी प्रैक्टिकली फेयर लग ही नहीं रहा है। और ये अगर ऐसा हो रहा है ना तो ये सिंपल फेलियर है इंटेलिजेंस का। जो भी पुलिस वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है उनका ये कंप्लीट फेलियर है, ऐसा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बोल के गवर्नमेंट को स्लैप किया है। अब देखिए ऐसा हो क्यों रहा है? अब देखिए हो तो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट पकड़ने, मतलब पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, लेकिन हमको ये बेसिकली जानना है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है क्या भला। तो देखिए जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना उसे पास किया गया था पार्लियामेंट से 1980s के टाइम पे।
ठीक है। अब इसके अंडर में आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली एक आदमी के अगेंस्ट, मान लो कोई ऐसे एलिमेंट, कोई ऐसा इंसान आपको दिख रहा है जो कि सोसाइटी के लिए खतरा बन सकता है, देश के लिए खतरा बन सकता है, यानी वो इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, बेसिकली वो क्या कर रहा है कि he is acting in a manner which is prejudicial to the security of the state। अब prejudicial मतलब क्या है कि भैया देश की सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ काम आप कर रहे हो, तो ऐसा इंसान अगर कोई दिखता है, ऐसा लगता है, तो उसको आप डिटेन कर सकते हो, मतलब उसके क्राइम करने के पहले ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब यार देखो सबसे पहला आप देश के लिए तो खतरा ही है, साथ ही साथ क्या है कि भाई सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए, सुख शांति रहनी चाहिए। अगर इसके खिलाफ भी वो कुछ काम कर रहा है ना, तो भी आप उस आदमी को डिटेन कर सकते हो। अब जो ये लॉ है यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, वो बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर आता है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या है, देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दिया हुआ है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें होता क्या है, आप ना ऐसे इंसान को पहले उसके क्राइम करने के पहले अरेस्ट कर लेते हो। मतलब कोई सोसाइटी का ऐसा फ्रिंज एलिमेंट है, कोई ऐसा छटेल बदमाश टाइप का आदमी है ना, जिसको आपको पता है कि यार आगे चल के वो क्राइम कर सकता है या कोई ऐसा बदमाशी जरूर करेगा, तो आप क्या करते हो, उसको पहले से ही पकड़ के जेल में डाल देते हो ताकि वो आगे चल के कोई क्राइम ना कर बैठे। ऑफ कोर्स इसके अलग अलग पैरामीटर्स आप किसी को भी अंदर नहीं कर सकते, उसकी भी अच्छी खासी हिस्ट्री होनी चाहिए और रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए उसको अंदर डालने के लिए। तो देखिए ये आगे आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अंदर में आ जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो देखिए अब क्या कर, जो एनएसए है एम्पावर्स द स्टेट टू डिटेन अ पर्सन विदाउट अ फॉर्मल चार्ज एंड विदाउट ट्रायल। अब देखिए क्या होता है, जब भी किसी इंसान को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में आप अरेस्ट करके रखते हो ना, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की कि भैया तुम्हारे अगेंस्ट चार्ज क्या लगा है या तुम्हारा ट्रायल होगा कि नहीं होगा। और कहीं ना यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या आप बोलोगे क्रिटिसिज्म है इस एनएसए एक्ट के ऊपर, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स है। तो ये था मोटा मोटी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या चीज। अब देखो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो है ना, वो ऑर्डर्स कौन पास कर सकता है। देखिए सबसे पहले तो ना एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑर्डर पास होता है जिस भी इंसान के अगेंस्ट में, जैसे यहाँ पे अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट में पास हुआ हुआ ऑर्डर, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। इसे किसने पास किया है, डिविजनल कमिश्नर पास करता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो पास करते हैं। अच्छा अब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर क्यों बोलते हैं, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना एक पर्टिकुलर स्टेट की, पर्टिकुलर राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मतलब वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को एडमिनिस्टर करने का काम किसका, भैया डिविजनल कमिश्नर का या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही ना, उस पर्टिकुलर स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही इस ऑर्डर को पास किया जाता है, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसको पास करता है और इस केस में भी यानी अमृतपाल सिंह और उसके जो एडीज हैं उनके अगेंस्ट में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ही इस ऑर्डर को पास किया हुआ है। नाउ अब जो ये नेक्स्ट है ना, ये जो है यहां पे दिया हुआ है कि भैया ये कोई पुलिस द्वारा जारी किया हुआ डिटेंशन ऑर्डर नहीं होता, बल्कि इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही जारी करता है। मतलब ये जो एनएसए एक्ट है ना, इसको पुलिस जारी करके, मतलब अपने मन से पुलिस ने एक नाम ले लिया और उसको ऑर्डर इशू कर दिया पुलिस ने ही और किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर इसमें प्रोसेस है जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही इस ऑर्डर को इशू करते हैं किसी भी इंसान के अगेंस्ट में। और देखिए ये जो ऑर्डर है ना, किसी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिगेशन को लेकर के या कोई स्पेसिफिक लॉ के वॉयलेशन के अगेंस्ट नहीं होता। मान लो हमको, भाई देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या, आगे चल के एक पर्टिकुलर आदमी कोई क्राइम कर सकता है। अब हमको थोड़ी पता कि कौन सा क्राइम कर सकता है, हो सकता है मर्डर कर दे, हो सकता है किडनैपिंग कर दे, तो कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है अभी, है ना। और क्योंकि कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है तो भी मैं इसको डिटेन कर सकता हूं, अंदर कर सकता हूं, है ना। तो ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। और जहां पे हम कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगा के या कोई स्पेसिफिक लॉ के वॉयलेशन के लिए ही उसको अरेस्ट करें, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि भाई कुछ प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। देखिए एनएसए एक्ट जो है ना, ये तो हमको पता चल गया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही इसको इशू करता है, लेकिन कब कर सकता है, अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है ना, तब भी उसके अगेंस्ट में एनएसए एक्ट जो है वो लागू किया जा सकता है। इसके अलावा और कब, अगर एक पर्सन को बेल मिल गई है ट्रायल कोर्ट से, ठीक है, तो उसके बाद भी उसको इमीडिएटली डिटेन किया जा सकता है और एनएसए एक्ट लगाया जा सकता है। मतलब एनएसए एक्ट लगा करके उसको इमीडिएटली डिटेन किया जा सकता है। मतलब मान लो कि आप कोई अक्यूज्ड हो, आपके अगेंस्ट में ट्रायल चल रहा है, ठीक है, अब जब ट्रायल चल रहा है तो क्या हुआ, कोर्ट ने आपको बेल दे दी, लेकिन अगर उसी मोमेंट पे आपके ऊपर एनएसए एक्ट लग गया तो आपकी बेल सब गई भैया, आपको वो डायरेक्ट अंदर कर दिया जाएगा फिर से। तो ये भी प्रोविजन है आपके एनएसए एक्ट के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भैया अगर आपको मान लीजिए किसी कोर्ट ने अक्विट कर दिया, यानी बरी कर दिया
कि भाई आपके अगेंस्ट कोई चार्जेस लगे थे, उसमें आपको बरी कर दिया। लेकिन मान लीजिए उसी मोमेंट पे आपके खिलाफ कोई ऐसे सबूत मिल जाता है कि आपके अगेंस्ट में एनएसए एक्ट लगा दिया गया, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, तो वहां पे भैया आपको जो बेल मिली थी, सॉरी, जो आपको कोर्ट ने बरी किया था, अक्विट किया था, वो सब गया, आपको फिर अंदर डाल दिया जाएगा, मतलब आपको डिटेन कर लिया जाएगा। तो ये भी एक प्रोविजन है आपके एनएसए एक्ट के अंदर। अगेन बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स में भी इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और प्रोविजन की, और प्रोबेबली ये भी एक सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म ही है एनएसए एक्ट का, जहां पे बोला जाता है भाई जब भी आपको कोई अरेस्ट करे तो इंडिविजुअल के पास क्या राइट होती है कि उसको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है पुलिस को। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में एनएसए एक्ट लगा है और अगर आप एनएसए एक्ट के अंदर में डिटेन है, तब फिर आपको ये बेल एप्लीकेशन वगैरह लगाने का कोई अधिकार नहीं मिलता है किसी क्रिमिनल कोर्ट में। साथ ही साथ ये 24 घंटे के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का भी जो आपका राइट है वो आपको एनएसए एक्ट के अंदर नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट दिस एनएसए एक्ट, और कॉन्ट्रोवर्शियल भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई एनएसए एक्ट के अंदर डिटेन करने के क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए। तो सबसे पहले है कि भाई डिफेंस ऑफ इंडिया, अगर आप देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहे हो ना, तो आपके अगेंस्ट में जो है एनएसए एक्ट लगाया जा सकता है भाई। दूसरा है कि अगर आप इंडिया का किसी दूसरे नेशन के साथ रिलेशन खराब करने में लगे हो, सपोज जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2020 में क्या हुआ था, जब कोरोना फैल रहा था तो शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, और उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप आया था, नमस्ते ट्रंप के नाम से इवेंट हुआ था, काफी ग्रैंड इवेंट था, और वहां पर दिल्ली में काफी दंगे फसाद चल रहे थे। तो बेसिकली क्या चल रहा था वहां पे, इंडिया की इमेज खराब करने का काम चल रहा था, और साथ ही साथ क्या चल रहा था, ताकि इंडिया और अमेरिका के बीच में ना दुश्मनी से क्रिएट हो जाए या कुछ रिफ्ट क्रिएट हो जाए, ऐसी भी साजिश थी। तो यहां पर भी एनएसए एक्ट को लगाया गया था काफी लोगों के ऊपर में। नेक्स्ट इज प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज, यानी कि सोसाइटी में एसेंशियल सप्लाईज को या सर्विसेज को अगर आप हैम्पर करते हो, आप नहीं पहुंचने दे रहे हो, तो वहां पे भी आपके अगेंस्ट में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है। और लास्टली अगर आप सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन होने नहीं दे रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, तो भी आपके अगेंस्ट में जो है एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भैया कितने समय के लिए एक आदमी को आप डिटेन करके रख सकते हो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। तो देखो एक इंडिविजुअल को ना मैक्सिमम पीरियड की हम बात करें तो 12 महीने के लिए आप डिटेन कर सकते हो, यानी लगभग 1 साल तक आप किसी एक इंडिविजुअल को एनएसए एक्ट के अंदर में डिटेन कर सकते हो। ऑल्दो और भी बहुत सारे प्रोविजन है जो हमको जानने हैं, तो आप एक मोटा मोटी ये समझ के रखो कि मैक्सिमम पीरियड जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर दिया गया है वो है 12 महीनों का, यानी 1 साल तक आप किसी आदमी को एनएसए एक्ट के अंदर में डिटेन करके रख सकते हो। नेक्स्ट है डिटेन पर्सन कैन बी हेल्ड फॉर 5 डेज नॉर्मली, है ना, नॉर्मली या तो 5 दिन के लिए आप उसको रख सकते हो, या स्पेशल सर्कमस्टांसेस वगैरह कुछ होते हैं तो आप 10 से 12 दिनों तक उसको रख सकते हो, विदाउट किस चीज के, विदाउट बीइंग टोल्ड द चार्जेस अगेंस्ट देम। मतलब भाई एक इंडिविजुअल होता है, वो जब भी अरेस्ट होता है तो आपको एक ये तो बात होती है कि आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप क्यों अरेस्ट कर रहे हो सामने वाले को, है ना। लेकिन एनएसए एक्ट के अंदर में क्या है कि भाई आप बिना चार्ज बताए सामने वाले को कि क्यों हम अरेस्ट कर रहे हैं तुमको, आप नॉर्मली तो 5 दिन रख सकते हो, लेकिन अगर कोई स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस है, मतलब साला सामने वाला कोई ज्यादा ही छटेल आदमी है, तो फिर आप क्या करोगे, 10 से 12 दिन तक आप उसको अंदर रख सकते हो डिटेन करके, विदाउट लेटिंग हिम नो अबाउट द चार्जेस अगेंस्ट हिम। आगे बढ़ते हैं कि भाई हाँ, अब देखो कंट्रोवर्सीज क्या चीज है, कंट्रोवर्सीज क्या क्या है इस एक्ट अगेंस्ट में। तो देखो सबसे पहले तो यहां पे देखो सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि भैया एक आदमी जिसको आप अरेस्ट किए उसको राइट है ये पता होने का कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया। लेकिन जो एनएसए एक्ट है ना, अभी जस्ट हमने देखा कि 5 दिन तक आप उसको बिना बताए अंदर रख सकते हो, ठीक है। ये एक बड़ी समस्या है एनएसए एक्ट के अंदर, और भाई स्पेशल सर्कमस्टांस में 10-10 दिन तक आप बिना बताए उसको अंदर रख सकते हो एनएसए एक्ट लगा करके। नेक्स्ट है देखो आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 1, जिसमें क्या कहा का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे बोलता है कि अरेस्टेड पर्सन, जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हो, डिटेन कर रहे हो, उस आदमी को अपना एक लॉयर अपॉइंट करने का तो अधिकार मिलता है ना। लेकिन अगर आप एनएसए एक्ट के अंदर में अरेस्ट हुए तो भैया आपको ये लॉयर रखने का भी अधिकार नहीं मिलता। तो क्या 2 चीज नहीं होती, एक तो आपको ग्राउंड भी नहीं बताएंगे कि क्यों अरेस्ट किए, दूसरा आपको कोई लॉयर भी नहीं देंगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये 2 हो गए इसके क्रिटिसिज्म। इसके अलावा और क्या क्रिटिसिज्म है देखिए,
सेक्शन 56 और 57 ऑफ सीआरपीसी में आता है कि भाई वही आदमी को, आपको जिसको भी आप अरेस्ट कर रहे हो, अक्यूज्ड आदमी को, तो उसको आपको 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन एनएसए एक्ट के अंदर में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। आपको अंदर बंद कर दिया तो भैया देखो 5 दिन तक जब आपको चार्ज ही नहीं बता रहे कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया तो मैजिस्ट्रेट के सामने लेके ही नहीं जाएंगे। तो ये वाला भी एक प्रोविजन है जो कि बहुत क्रिटिसिज्म लेके आता है एनएसए एक्ट के तरफ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो क्या है दिक्कत कि भाई क्योंकि एनएसए एक्ट में एफआईआर ही फाइल नहीं होती है, क्योंकि भाई इसमें हमने देखा ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी होता है, एफआईआर की तो बात ही नहीं होती। तो एफआईआर ही अगर फाइल नहीं हो रही है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वहां पे कोई डेटा ही नहीं आता कि कितने लोग एनएसए एक्ट के अंदर में बंद हो रखे हैं अंदर, या कितनों को डिटेन करके रखा गया है, ये सब पता ही नहीं चलता। तो ये सारे जो है ना ये कॉन्ट्रोवर्सीज रहती हैं एनएसए एक्ट के अगेंस्ट में, और क्रिटिसिज्म रहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अगेंस्ट में। नेक्स्ट भाई देखो क्रिटिसिज्म भी देख लिया, लेकिन हमारे पास क्या सेफ्टीज अवेलेबल है? तो हमारे पास सेफ्टी अवेलेबल है आर्टिकल नंबर 22 सब क्लॉज 5 की, जहां किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पे अगर आपको डिटेन करके रखा गया है तो आपको इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलता है, मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड। अब ये इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड कहां होता है? ये इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड जो है ना सेक्शन 9 ऑफ एनएसए एक्ट के अगेंस्ट में एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, और तीनों मेंबर्स जो है ना वो या तो हाईकोर्ट के जज होने चाहिए या तो हाईकोर्ट के जज रह चुके ऐसे लोग होने चाहिए इस एडवाइजरी बोर्ड के अंदर में। सेक्शन 9 में आ जाता है ये आपके। नेक्स्ट अब आ जाओ, अब इसी चीज की बात कर रहे थे कि सेक्शन 9 ऑफ एनएसए एक्ट 1980 के अंदर में ही इस एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है। अब देखिए जी, नेक्स्ट आता है कि क्या कर सकते हो आप, जैसे डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो डिटेंशन ऑर्डर पास करता है, तो आप उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते कि भाई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हमारे अगेंस्ट में कैसे पास कर दिया। आप कुछ भी नहीं कर सकते एक्शन, वो ही इज इम्यून फ्रॉम दैट। तो वो आपके अगेंस्ट में एक्शन तो ले सकता है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए क्योंकि आप अब यहां पे दिक्कत क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते। आपके पास एक क्या रेमेडी बनती है कि भैया आप एक रिट फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की। अब ये हेबियस कॉर्पस क्या होता है? हेबियस कॉर्पस बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है जहां पे मान लो एक अक्यूज्ड है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको पुलिस अगर 24 आवर्स के अंदर में कोर्ट के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं कर रही है, तो आप एक रिट फाइल कर सकते हो हेबियस कॉर्पस की। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 32 में आप जा सकते हो, और अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आप जा सकते हो हाई कोर्ट में रिट को फाइल करने के लिए, इस हेबियस कॉर्पस के रिट को। बेसिकली ये एप्लीकेशन होती है जहां पे एक इंसान को अगर 24 आवर्स के अंदर पुलिस ने अरेस्ट करके प्रेजेंट नहीं किया मैजिस्ट्रेट के सामने, तो आप हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल करके पुलिस को कंपेल कर सकते हो कि भाई आप उस आदमी को जिसको आपने अरेस्ट किया उसको हम कोर्ट के सामने पेश करो। और ये आप नहीं बोलते, आप बेसिकली कोर्ट को बोलते हैं। कोर्ट आदेश करता है, कोर्ट ऑर्डर करता है पुलिस को कि वो उस आदमी को पेश करे जिसको उसने अरेस्ट किया। तो हेबियस कॉर्पस की जो है वो आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, क्योंकि भाई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने तो क्या अरेस्ट कर लिया, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कोई एक्शन ले नहीं सकते, इसलिए आप हेबियस कॉर्पस फाइल करें। और इस प्रेजेंट केस में भी यही हुआ है कि अमृतपाल सिंह के जितने एडीज लोग थे ना, उसके जान पहचान वाले, उसके लॉयर्स, उन लोगों ने ये हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो फाइल कर दी। बोले भाई हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तो कुछ नहीं बोल सकते, हम जाएंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और वहां पे हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर देंगे, ताकि पुलिस अगर अरेस्ट भी कर रखी है ना उसको और बता नहीं रही है तो उनको लेके आना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, पुलिस को दी बोल दी भाई हमको तो पता ही नहीं है, और जिसके बाद फिर कोर्ट ने अच्छा खासा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बोला कि भाई 80,000 आप लोग आदमी हो पुलिस वाले, और एक आदमी एक अमृतपाल सिंह को नहीं पकड़ पा रहे हो। तो ये हुआ था इस पर्टिकुलर केस में। देखिए अब ये जो एनएसए एक्ट है ना, सारी तो हमने बात कर ली, लेकिन अब मेन सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे। भाई आप लॉ स्टूडेंट, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे हो, सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनएसए एक्ट, यानी कि ये एनएसए एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसी बात को डिसाइड किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1981 का।
जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं एनएसए एक्ट के अंदर में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहां तक बात हमारी क्लियर हो गई कि एनएसए एक्ट जो अभी हमारे पास है, क्योंकि अब देखो इतने सारे क्रिटिसिज्म्स भी हमने देखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि ऑल्दो इसके क्रिटिसिज्म्स है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन ऑल इन ऑल जो एनएसए एक्ट है दिस इज वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे संविधान के हिसाब से ही है। तो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। लेकिन हाँ, अब इसके बाद ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे भाई अनअकैडमी के जो है काफी सारे कोर्सेज नए आने वाले हैं, नई बैचेस स्टार्ट होने वाली है। आपकी जुडिशरी की जो तैयारी है ना उसको और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए तो इंडिया के जो बेहतरीन एजुकेटर्स हैं आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। डिफरेंट बैचेस में आप कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले तो आप एक ओपन इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है फ्री फॉर ऑल, जो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। और यहाँ पे यार आपके पास एक बहुत जबरदस्त चीज ये भी है कि आप 20,000 रुपए तक इसमें जीत सकते हैं। तो ये ओपन फॉर ऑल मॉक टेस्ट है, फ्री टू ऑल है, आप बिल्कुल इसको अटेंड करिए, विच इज ऑन 25 ऑफ मार्च 2023 शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल आप इसको अटेंड करिएगा। यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल जा करके इसको अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, देखिए लिंकिंग सुपरफास्ट गुजरात जुडिशरी के लिए जो है वो बैचेस स्टार्ट होने वाली है, जो आपको मिल रही है कमाल के एक्सक्लूसिव प्राइस पे। भाई आपकी जुडिशरी की तैयारी इतने कम प्राइस में हो रही है, आपको और क्या चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यूपी मेंस के जो है उसकी भी एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली है 23 मार्च से, यानी कल से ही। तो जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, इस पे एनरोल जरूर करिएगा। इसके अलावा बिहार जुडिशरी के लिए टारगेट बैचेस स्टार्ट होने वाली है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। मार्च 18 से 6 मंथ की बैच है, आप इस पे भी अभी एनरोल कर सकते हैं। हमारे वर्ल्ड क्लास जो हमारे एजुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए, यूपी मेंस के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होने वाली है। बैच स्टार्ट होगा 25 ऑफ मार्च से, बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिएगा और इसे एनरोल जरूर करिएगा, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ यूके यानी उत्तराखंड और बिहार जुडिशरी की भी तैयारी के लिए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 25 से 3 महीनों के लिए। हमारे इंडिया के कुछ बेस्ट बेहतरीन एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके अलावा MP जुडिशरी के लिए भी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी बैच जो है वो मार्च 30 से स्टार्ट होने वाली है। अब इसके बाद देखिए, ये है हमारे कुछ टॉपर्स की लिस्ट। और उसके बाद देखिए अगेन यहां पर आपके पास फ्री टेस्ट अटेंड करने का मौका है, जहां पर आप Amazon गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹8,000 तक आप यहां पर जीत सकते हैं। आपके पास ये मौका है भाई, आप बिल्कुल इसको कैश इन करिए और आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। QR कोड को जरूर स्कैन करिए। 23 और 24 मार्च को ये होने वाला है सुबह 10 बजे से, याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। और देखिए अब ये सारा कुछ हो गया। अगेन आपकी विशेष को पूरी करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारे कोर्सेज आपको लेने हैं, जिसमें आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप बिल्कुल कोड यूज करिए WISH10, जिससे आपकी ये विश डिस्काउंट पाने की पूरी हो सकती है। तो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। लेकिन लास्ट एक और चीज, आप यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, उसको भूलेगा नहीं, क्योंकि हमारे जो सारे बेहतरीन एजुकेटर्स है वो आपके डाउट्स को इन्हीं टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलेगी डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करके। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर QR कोड मेंशन किया गया है, प्लीज आप इसे स्कैन करिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। विद दिस नाउ दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।